एएसपी अर्नव सिंह का नाम सुनते ही सुहानी और निशा हैरानी से उसे देखने लगते हैं। युवराज भी ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। निशा और सुहानी के बाद अर्नव की नज़र युवराज पर जाती है। युवराज को देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। अर्नव आगे बढ़कर युवराज के सामने जाता है। वो शक और मुस्कान के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ युवराज से कहता है, हेलो मी युवराज दीवान, तो फाइनली आज आपसे मुलाकात हो ही गई। ये कहकर अर्नव युवराज की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। युवराज भी अर्नव से हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो एएसपी सिंह, वेलकम टू शिमला। अर्नव कहता है, थैंक यू मी युवराज। अर्नव और युवराज एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे जैसे वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो। युवराज पहले से जानता था कि पुराने रोड के केस को सॉल्व करने के लिए एक नई टीम आने वाली है और उस टीम को एएसपी अर्नव सिंह नाम का एक आईपीएस ऑफिसर लीड करेगा। युवराज को पहले से अर्नव के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन पता थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी अर्नव से इस तरह से मुलाकात होगी। निशा और सुहानी उन दोनों को ही देख रही थी। निशा अपनी आंखें छोटी करके सुहानी से कहती है, सुहानी तूने रामायण देखी है? सुहानी अजीब से एक्सप्रेशन के साथ निशा को देखती है। निशा फिर से धीमी आवाज में कहती है, अरे ये भरत मिलाप जैसा सीन नहीं लग रहा क्या? कहीं ये दोनों बिछड़े हुए जुड़वा भाई तो नहीं? ये कहकर निशा धीरे से हंसने लगती है। तभी उसे अर्नव की आवाज सुनाई देती है, यू नीड टू वर्क ऑन योर जोक्स मिस। अर्नव इनडायरेक्टली निशा से उसका नाम पूछ रहा था। निशा घबराते हुए अर्नव को अपना नाम बताती है। निशा को लगा नहीं था कि अर्नव उसका ये जोक सुन लेगा। निशा का घबराया हुआ चेहरा देखकर अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, रिलैक्स मिस। निशा मुझे आपसे सिर्फ कुछ सवालों के जवाब चाहिए, आप बस जवाब दे दीजिए और फिर मैं चला जाऊंगा। अर्नव ने अब तक युवराज और सुहानी की बॉडी के चोट को भी देख लिया था, लेकिन अभी उसकी बारी नहीं आई थी। अर्नव सीरियस टोन में निशा से कहता है, तो मिस निशा, आप इतनी रात उस पुराने रोड पर कैसे पहुंची और आप वहां बेहोश कैसे हो गई? अर्नव निशा से बिल्कुल साफ साफ अपना सवाल पूछ लेता है। निशा अर्नव का सवाल सुनकर घबरा जाती है और सुहानी की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अगर वो सच कहती तो अर्नव उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। अर्नव निशा की घबराहट नोटिस कर लेता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। निशा अर्नव को देखते हुए अपने मन में है, अब मैं इनसे क्या कहूँ? निशा ये सोच ही रही थी, तभी अर्नव उससे कहता है, मिस निशा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। निशा अर्नव से नजरें चुराकर कहती है, से वो मैं क्या मिस निशा? अर्नव निशा पर शक करते हुए कहता है। निशा एक गहरी सांस लेती है और खुद को संभालते हुए कहती है, कल रात शायद मैं नींद में चल रही थी और चलते हुए विशिंग वेल तक चली गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं विशिंग वेल के पास खड़ी थी। अंधेरे में वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। मैंने उस जगह के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी है, इसलिए मैं डर गई और वहां बेहोश हो गई। निशा के इस जवाब से सुहानी भी चैन की सांस लेती है। वो भी ये नहीं चाहती थी कि निशा अर्नव को सच बताए। अर्नव एक पल में समझ जाता है कि निशा उससे झूठ बोल रही है। उसको पहले ही इसी बात की उम्मीद थी, लेकिन वो निशा से और कोई सवाल नहीं करता। अर्नव जानता था कि ये केस बहुत पेचीदा है। वहां जो कुछ भी हो रहा था उसका पता इतनी आसानी से नहीं लगाया जा सकता था। अब अर्नव सुहानी और युवराज की तरफ देखता है। दोनों के गले में गहरे खरोच के निशान थे जो उन्हें उस साये ने दिए थे, साथ ही सुहानी व्हीलचेयर पर बैठी थी। अर्नव उन दोनों पर शक करते हुए कहता है, आप दोनों को ये चोटें कैसे लगी? अर्नव का सवाल सुनकर सुहानी नर्वस हो जाती है। सुहानी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन युवराज उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देता। वो अर्नव से कहता है, कुछ देर पहले किसी ने सुहानी को कॉल करके निशा के बारे में बताया था। निशा के बारे में सुहा सुहानी परेशान हो गई थी और घबराहट में पैदल ही सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। रास्ते में एक भेड़िए ने इस पर अटैक कर दिया। मैं भी उसी रास्ते से जा रहा था। जब मैंने इसे प्रॉब्लम में देखा तो बस हेल्प कर दी। जब मैं सुहानी को बचाने की कोशिश कर रहा था तब उस भेड़िए ने मुझ पर भी अटैक कर दिया, इसलिए मुझे भी चोट लग गई। युवराज का इतना सटीक जवाब सुनकर अर्नव उससे और कोई सवाल नहीं करता। अर्नव जानता था कि ये तीनों उससे कुछ न कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन शिमला आते ही वो युवराज दीवान से उलझने के मूड में नहीं था। अर्नव बिल्कुल रिलैक्स टोन में कहता है, ओके देन, जब यहाँ कोई मेजर इशू नहीं है तो फिर मुझे चलना चाहिए। आप सभी अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ये कहकर अर्नव कमरे से बाहर जाने लगता है।
अचानक से अर्नव को कुछ याद आता है और वो दरवाजे के पास रुककर कहता है, मिस सुहानी, इंस्पेक्टर शर्मा ने आपको ही पुराने रोड के केस में अरेस्ट किया था ना? सुहानी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ। अर्नव कहता है, ओके देन, आज सुबह 11 बजे आप पुलिस स्टेशन में आकर मुझसे मिलिए। सुहानी थोड़ा परेशान होकर हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देखकर अर्नव वहां से चला जाता है। अर्नव के जाने के बाद निशा अपने आंखों को बंद करके एक गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, हमने एस.पी. अर्नव से सच छुपाकर गलती तो नहीं कर दी ना? सुहानी तुरंत बोल पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारी बातों पर भरोसा नहीं करते और सच बताकर हम एक नई मुसीबत में फंस जाते। ये कहकर सुहानी युवराज की तरफ देखती है। युवराज अब भी कुछ सोच रहा था। अगले ही पल वो उस रूम से बाहर चला जाता है। हमेशा की तरह सुहानी को युवराज का बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ अर्नव फिर से पुराने रोड पर विशिंग वेल के पास खड़ा था। इस वक्त उसके साथ सिर्फ एक लोकल कांस्टेबल गोपाल रावत था। अर्नव इस एरिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए वो गोपाल को अपने साथ वहां लेकर आया था। वैसे अब तक सुबह तो हो गई थी, लेकिन वहां अभी भी अंधेरा था। गोपाल शिमला का ही रहने वाला था, इसलिए उसे उस साए और विशिंग वेल के बारे में पहले से ही काफी कुछ पता था। यही वजह थी कि इस वक्त वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। और डरे भी क्यों ना, शिमला के लोग दिन में भी उस विशिंग वेल के पास नहीं जाते थे। वहां होने वाली मौत की खबरें ही लोगों को डराने के लिए काफी थी। अर्नव विशिंग वेल के पास जाकर उसे बड़े गौर से देख रहा था। गोपाल विशिंग वेल से थोड़ी दूर खड़ा था और वो डर से लगभग कांप रहा था। गोपाल घबराते हुए अर्नव से कहता है, सर, आप यहाँ क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। अर्नव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो विशिंग वेल की रेलिंग पर टिककर कहता है, गोपाल, मुझे यशवंत दीवान और पद्मिनी सिंघानिया की पूरी कुंडली चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। गोपाल हैरान होकर कहता है, सर, आपको उन दोनों के बारे में क्यों जानना है? क्या आपको पता नहीं, यशवंत दीवान शिमला ही नहीं हिमाचल के सबसे पावरफुल इंसान है। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अर्नव कहता है, वो तो है गोपाल, लेकिन मुझे शक है कि इन दोनों का लिंक ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस से भी जुड़ा हुआ है। ये सुनकर गोपाल चौंक जाता है और कहता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग? अर्नव हाँ में अपना सर हिला देता है। गोपाल आगे कहता है, सर, मुझे नहीं लगता कि ये सच है। यशवंत दीवान का बिजनेस ही इतना बड़ा है कि वो हजारों लोगों को एक ही दिन में खरीद सकते हैं। उन्हें ये काम करने की क्या जरूरत है? अर्नव गोपाल की बात से सहमत होकर कहता है, तुम कह तो सही रहे हो। सच कहूं तो यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है। आखिर यशवंत दीवान को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? अपनी बात कहकर अर्नव फिर से किसी सोच में पड़ जाता है। तभी गोपाल जोर से चिल्लाता है, सर, ऊपर देखिए। अर्नव फौरन ऊपर देखता है। एक बड़ा सा पेड़ तेजी से उसके ऊपर ही गिर रहा था। अर्नव बड़ी फुर्ती से वहां से हट जाता है और वो पेड़ अर्नव से सिर्फ 3 इंच की दूर गिर जाता है। पेड़ के नीचे गिरते ही अर्नव को एक लड़की की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। वो आवाज सुनकर अर्नव चौंक जाता है और अपने अपने आसपास देखने लगता है। गोपाल भागकर अर्नव के पास जाता है। वो घबराते हुए कहता है, सर, आप ठीक तो हैं ना? अर्नव उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हुए गोपाल से कहता है, क्या तुमने अभी अभी कोई आवाज सुनी? ये सुनकर गोपाल और भी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है, सर, कैसी आवाज? अर्नव समझ जाता है कि गोपाल ने वो आवाज नहीं सुनी है। वो अपने मन में कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो आवाज किसकी थी? ये सोचते हुए अर्नव विशिंग वेल के तरफ देखता है और फिर से उसकी तरफ बढ़ जाता है। गोपाल अर्नव को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, सर, वहां से दूर हट जाइए, वो बहुत ही मनहूस कुआं है। अर्नव गोपाल की बात को इग्नोर करके उस कुएं के अंदर झांकता है। कुएं के अंदर बिल्कुल अंधेरा था और अर्नव को कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उस अंधेरे के बीच अर्नव को एक धुंधला सा चेहरा दिखता है। अर्नव उस चेहरे पर गौर करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो चेहरा ऊपर उठकर अर्नव के चेहरे के एकदम पास आ जाता है और दूसरे ही पल वो वापस कुएं के अंदर चला जाता है। अर्नव ये देखकर घबरा जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। गोपाल भागते हुए अर्नव के पास आता है। वो अर्नव को उठाते हुए कहता है, सर, मैंने कहा था ना ये जगह ठीक नहीं है, अब चलिए यहाँ से। इस बार अर्नव गोपाल से बहस नहीं करता क्योंकि अभी अभी जो उसने देखा था वो उसके सभी लॉजिक से परे था। अर्नव गोपाल के साथ वहां से चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में निशा और सुहानी एक दूसरे से बातें कर रही थी।
तभी एक नर्स उस रूम के अंदर आती है और सुहानी से कहती है, मैम, मुझे अपने चोट दिखाए, मैं इसकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। सुहानी समझ जाती है कि उस नर्स को युवराज ने ही भेजा है। थोड़ी ही देर में युवराज भी रूम के अंदर आ जाता है। सुहानी के गर्दन पर एक गहरा खरोंच लगा था। नर्स उस चोट की ड्रेसिंग करने लगती है। ड्रेसिंग खत्म हो जाने के बाद वो नर्स सुहानी के पैर को देखती है। सुहानी के पैर में काफी ज्यादा चोट आई थी, जिसकी वजह से उसका पैर सूज गया था। जैसे ही नर्स सुहानी के पैर को छूती है, दर्द से सुहानी की चीख निकल जाती है। युवराज वहां खड़ा ये सब देख रहा था। सुहानी के पैर के कुछ पॉइंट्स दबाने के बाद नर्स उससे कहती है, आप यहीं रुक जाइए, थोड़ी देर में डॉक्टर आकर आपका पैर चेक करेंगे। ये कहकर नर्स उस कमरे से बाहर चली जाती है। निशा भी बेड से नीचे उतरकर कहती है, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, और वॉशरूम चली जाती है। अब उस रूम में युवराज और सुहानी के अलावा और कोई नहीं था। युवराज चलकर सुहानी के पास आता है और उसके व्हीलचेयर के सामने घुटने के बल बैठ जाता है। युवराज को ऐसा करते देख सुहानी चौंक जाती है। इससे पहले कि वो युवराज से कुछ कह पाती, युवराज उसका उस पैर अपने हाथों में ले लेता है जिसमें चोट लगी थी। सुहानी अपने पैर पीछे लेने की कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, आप ये क्या कर रहे हैं? युवराज अपना सर उठाकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, क्या तुम कुछ देर शांत नहीं रह सकती? युवराज की उन शांत और गहरी आंखों को देखकर सुहानी खामोश हो जाती है। युवराज सुहानी के पैर अपने घुटने में रखकर उस पॉइंट पर अपना हाथ रखता है जहां सुहानी को दर्द हो रहा था। सुहानी इस वक्त काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। युवराज की सिर्फ एक नज़र देखने से ही सुहानी की नर्वसनेस बढ़ जाती थी, तो उसके छूने का सुहानी पर क्या असर हो रहा था ये तो सिर्फ वही जानती थी। युवराज कुछ देर तक इसी तरह सुहानी के पैर को पकड़कर रखता है और फिर उसका पैर वापस नीचे रखकर उठ जाता है। सुहानी को एहसास होता है कि उसके पैर में जो दर्द था अब वो बिल्कुल भी नहीं है। वो हैरान होकर युवराज को देखती है और फिर उठकर खड़ी हो जाती है। सुहानी आसानी से चलते हुए कहती है, ये आपने कैसे किया? अब तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। युवराज सुहानी की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। सुहानी समझ जाती है युवराज ने ये कैसे किया है। सुहानी अब तक ये तो समझ गई थी कि युवराज कोई आम इंसान नहीं है। इससे पहले भी उसने सुहानी को कई बार इस तरह से बचाया था, जो किसी आम इंसान के बस का नहीं था। चाहे भूकंप के समय पहाड़ी से गिरते हुए चट्टान से बचाना हो या अंधेरे घने जंगल में भेड़ियों से। ये सब याद करके सुहानी आगे कुछ नहीं कहती। सुहानी यही सोच रही थी तभी निशा वॉशरूम से चिल्लाते हुए बाहर आती है। उसकी चीख सुनकर युवराज और सुहानी घबरा जाते हैं कि कहीं निशा को कुछ हो तो नहीं गया। सुहानी निशा को घूर कर कहती है, निशा क्या हुआ? तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है? निशा एक्साइटेड होकर कहती है, यार, मैं कब से याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे याद आ गया है। युवराज निशा को इस तरह से देख रहा था जैसे वो कोई पागल हो। सुहानी भी कंफ्यूज होकर निशा से कहती है, निशा, तू क्या कहना चाहती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। निशा उसी एक्साइटमेंट के साथ आगे कहती है, मुझे पता चल गया है कि विशिंग वेल के पास जो लड़की थी वो कौन है। निशा का जवाब सुनकर युवराज और सुहानी सवालिया नजरों से उसे देखने लगते हैं। निशा उसी एक्साइटमेंट के साथ कहती है, मुझे पता चल गया है कि विशिंग वेल के पास जो लड़की थी वो कौन है। ये सुनकर युवराज और सुहानी सवालिया नजरों से उसे देखने लगते हैं। निशा वॉशरूम के दरवाजे से तेजी से भागते हुए अपने बैग के पास आती है और बेड पर चढ़कर पालथी लगाकर बैठ जाती है। वो अब एक्साइटेड होकर सुहानी और युवराज को देख रही थी। उसकी एक्स्ट्रा स्माइल देखकर सुहानी कहती है, निशा, बताएगी भी कि हुआ क्या है? निशा उसी एक्सप्रेशन के साथ कहती है, सुहानी, तूने भी तो उस विशिंग वेल वाली लड़की को देखा है ना? तुझे वो कुछ जानी पहचानी सी नहीं लगी? सुहानी उस लड़की को याद करते हुए कहती है, मैंने उसे देखा तो है, लेकिन कभी उसका चेहरा साफ साफ नहीं देखा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जैसे मैं उसे जानती हूँ। कहीं तो मैंने बिल्कुल उसी की तरह की लड़की देखी है, बस कुछ याद नहीं आ रहा है। निशा अपना मोबाइल उठाकर उसमें कुछ ढूंढने लगती है और कुछ ही देर बाद मोबाइल का स्क्रीन सुहानी के सामने ले आती है। निशा सुहानी को एक ग्रुप फोटो दिखा रही थी। सुहानी तस्वीर को देखते हुए कहती है, ये तो वही मनाली ट्रिप की फोटो है ना? तू इसमें मुझे क्या दिखा रही है? ये कहते कहते सुहानी चुप हो जाती है, जैसे उसने कुछ अजीब सी चीज देख ली हो। वो अपनी आंखें बड़ी करके निशा को देखती है। निशा के चेहरे पर अभी भी वही स्माइल थी, मानो उसने ये पता लगाकर दुनिया जीत ली हो।
युवराज भी वहीं बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय तक शॉक में रहने के बाद सुहानी निशा से कहती है, इस तस्वीर में सना की कलाई में भी वही टैटू है जो उस लड़की की कलाई में था। इसका मतलब क्या वो लड़की? निशा सुहानी की बात पूरी करते हुए कहती है, वो लड़की सना ही है। युवराज भी ये सुनकर हैरान था। सुहानी आगे कहती है, लेकिन मैंने सपने में देखा था कि उस साय ने सना का गला दबाकर उसे कुएं में फेंक दिया था। निशा कहती है, एग्जैक्टली, लेकिन तूने बाकियों की तरह सना की लाश देखी? सुहानी ना में अपना सर हिला देती है। युवराज बड़े ध्यान से निशा की बातें सुन रहा था। निशा आगे कहती है, वैसे भी पुलिस को अब तक सना की लाश नहीं मिली है, वो अभी तक मिसिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि उस साय ने सना को पोजेस कर लिया हो और उससे लोगों का मर्डर करवा रहा हो। सुहानी कहती है, निशा तू कुछ भी कह रही है, ये कैसे हो सकता है? युवराज सुहानी की बात काटते हुए कहता है, ऐसा हो सकता है, ये पहले भी हुआ है। सुहानी और निशा हैरानी से युवराज को देखती है। उनकी नज़रों से समझ आ रहा था कि वो युवराज से पूरी बात जानना चाहती हैं। युवराज आगे कहता है, आज से कुछ 10-11 साल पहले यहाँ ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता। युवराज अचानक से खामोश हो जाता है। वो उठते हुए कहता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, और वहाँ से चला जाता है। युवराज को एहसास होता है कि उसे ये बात निशा और सुहानी को नहीं बतानी चाहिए थी। निशा और सुहानी को युवराज का ये बर्ताव समझ नहीं आता और वो दोनों एक दूसरे को देखती रह जाती है। निशा इरिटेट होकर सुहानी से कहती है, यार, ये युवराज सर इतने अजीब क्यों हैं? सुहानी अपने कंधे उचका देती है। कुछ घंटे बाद निशा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और सुहानी के साथ वापस हॉस्टल आ जाती है। वापस आकर सुहानी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। उसे तैयार होते देख निशा कहती है, सुहानी, क्या तू कॉलेज जा रही है? सुहानी अपने बुक्स अरेंज करते हुए कहती है, हाँ। निशा सुहानी को समझाते हुए कहती है, आज तुझे रेस्ट करना चाहिए, तुझे चोट लगी है। सुहानी कहती है, मुझे आज कॉलेज जाना ही होगा, मुझे पद्मिनी सिंघानिया से मिलना है, मैं जानना चाहती हूँ उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन क्यों किया। ये सुनकर निशा चौंक जाती है। वो अपने बैग से उठकर सुहानी के पास आती है और उसके कंधे को पकड़कर कहती है, सुहानी, मेरी बात ध्यान से सुन। सुहानी सवालिया नजरों से निशा को देखती है। निशा अपनी बात आगे बढ़ाती है, तू यहाँ नहीं है इसलिए पद्मिनी सिंघानिया को नहीं जानती है। पद्मिनी सिंघानिया बहुत पावरफुल लेडी है, तू उससे पंगा मत ले। सुहानी बड़े आराम से कहती है, निशा, मैं उनसे पंगे नहीं ले रही, मुझे लगता है उन्हें मेरे बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं बस उनसे बात करके उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती हूँ। निशा सोच में पड़ जाती है, वो अब थोड़ी परेशान लग रही थी। सुहानी निशा से कहती है, क्या हुआ, अब तू क्यों परेशान लग रही है? निशा कहती है, मुझे तेरा पद्मिनी से मिलना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुझे याद नहीं है, जब तू पहली बार कॉलेज आई थी, उस दिन क्या हुआ था? उसने रोड पर अपनी कार रोककर वो तुझे धमकी दी थी। उसका एटीट्यूड तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, लेकिन तेरे साथ उसका बर्ताव और भी अजीब है। सुहानी कंफ्यूज होकर कहते हैं, निशा तू कहना क्या चाहती है? निशा कहती है, पद्मिनी सिंघानिया कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहती है, कोई भी नहीं जानता। कुछ साल पहले पता नहीं वो कहाँ से आ गई और शिमला की सबसे पावरफुल लेडी बन गई। ये सब बहुत सस्पिशियस है, मैं नहीं चाहती कि तू एक और मुसीबत में पड़ जाए। सुहानी निशा की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसकी बात पूरी होने पर सुहानी कहती है, आई नो यार, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो हमारे कॉलेज की ट्रस्टी है और मैं यहाँ स्कॉलरशिप पर आई हूँ। अगर कॉलेज की ट्रस्टी मुझसे नाराज हो गई तो मैं यहाँ कैसे पढ़ पाऊंगी? मुझे पद्मिनी सिंघानिया से एक बार बात करनी ही होगी। निशा कहती है, ठीक है फिर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। सुहानी कहती है, बिल्कुल नहीं, अभी तू आराम कर, आई प्रॉमिस मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ूंगी। निशा कुछ सोचकर कहती है, ऐसी बात है तो ठीक है, तू उससे मिलकर आ जा, वैसे भी अब वो रोज ही कॉलेज आती है। बेचारा विवेक, उसकी तो पद्मिनी को साया बताने वाली थ्योरी ही फेल हो गई। ये कहते हुए निशा को हंसी आ जाती है। वो आगे कहती है, मैं उस 10 साल पुराने इंसिडेंट का पता करती हूँ जिसके बारे में आज युवराज सर ने बताया है। सुहानी कहती है, इतने पुराने इंसिडेंट के बारे में तू कैसे पता लगाएगी? निशा अपनी गर्व भरी मुस्कान के साथ कहती है, सुहानी शर्मा, तुम अभी निशा सिंह को जानती ही कहाँ हो, मैं चाहूँ तो कुछ भी पता लगा सकती हूँ।
सुहानी मुस्कुराते हुए निशा को बाय कहती है और वहां से कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचते ही सुहानी सबसे पहले पद्मिनी के ऑफिस की तरफ जाती है। पद्मिनी का ऑफिस कॉलेज के ऐसे हिस्से में था जहां बहुत कम लोग आते थे। वहां बिना किसी काम के किसी का भी आना मना था। पद्मिनी के ऑफिस के बाहर हर वक्त एक गार्ड होता था। ऑफिस के पास पहुंचकर सुहानी उस गार्ड से कहती है, क्या पद्मिनी मैम अंदर है? गार्ड सुहानी को ऊपर से नीचे देखता है और कहता है, क्या काम है आपको? सुहानी कहती है, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुहानी की बात पूरी होते ही पद्मिनी की ऑफिस बेल बजती है। आवाज सुनकर गॉड भी नर्वस हो जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है और दरवाजा खोलकर ऑफिस के अंदर जाता है। कुछ ही देर में वो गार्ड बाहर आकर सुहानी से कहता है, आप अंदर जा सकती हैं। सुहानी यहाँ तक तो आ गई थी लेकिन अब उसे पद्मिनी से मिलने से डर लग रहा था। कुछ देर तक वो दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है, फिर हिम्मत जुटाकर ऑफिस का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलकर सुहानी कहती है, मे आई कम इन मैम? पद्मिनी अपनी जगह पर बैठे सुहानी का ही इंतजार कर रही थी। वो सुहानी को देखकर कहती है, यस ऑफ कोर्स। सुहानी अंदर चली जाती है। अंदर आकर वो देखती है कि पद्मिनी अपनी चेयर पर बैठी उसे ही देख रही थी। सुहानी अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। पद्मिनी सुहानी को देखते हुए कहती है, मिस सुहानी शर्मा, आओ बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। पद्मिनी सामने चेयर की तरफ इशारा करती है। ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है और अपने मन में कहती है, ये मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? लेकिन वो इस बात पर कुछ रिएक्ट ना करते हुए चेयर पर बैठ जाती है। सुहानी पद्मिनी से कहती है, मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पद्मिनी एकटक सुहानी को देखते हुए कहती है, मैं सुन रही हूँ। पद्मिनी की आंखें और उसका अंदाज सुहानी को और भी ज्यादा डरा रहा था। वो अपनी नर्वसनेस छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, मैम आपने मेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट किया था। मुझे लगता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पद्मिनी अपनी चेयर से उठ जाती है और चलते हुए कहती है, ओह, तो तुम मुझसे मेरी ही शिकायत करने आए हो? सुहानी थोड़ा और घबरा जाती है। वो डर से हकलाते हुए कहती है, नो मैं तो बस। सुहानी इतना ही कह पाई थी तभी उसकी नज़र पद्मिनी के गर्दन पर जाती है। उसकी गर्दन पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा युवराज की गर्दन पर था। युवराज की गर्दन पर वो निशान उस साए के हमले से बना था। पद्मिनी सुहानी को खामोश देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? ये कहते हुए पद्मिनी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने लगता है और वो धीरे धीरे सुहानी की तरफ बढ़ने लगती है। सुहानी अभी भी अपने चेयर पर बैठी थी। जैसे जैसे पद्मिनी सुहानी के करीब आ रही थी वैसे वैसे सुहानी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। सुहानी के पास आकर पद्मिनी अपना चेहरा झुकाती है और सुहानी के बिल्कुल करीब ले आती है। पद्मिनी की इस हरकत से सुहानी हद से ज्यादा डर गई थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। पद्मिनी सुहानी की आंखों में देखते हुए कहती है, पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, इसे हमेशा याद रखना, युवराज से दूर रहो। ये कहते हुए पद्मिनी की आंखें और भी गहरी हो गई थी जिसे सुहानी अब डर से कांपने लगती है। वो अभी भी पद्मिनी की आंखों में ही देख रही थी। इतनी सुंदर और खतरनाक आंखें सुहानी ने पहले कभी नहीं देखी थी। पद्मिनी अपना हाथ उठाकर सुहानी की तरफ बढ़ाती है और अपनी 2 उंगलियां उसकी गर्दन की चोंच पर रख देती है। पद्मिनी के उस चोंच को हाथ लगाते ही सुहानी को वहां तेज जलन महसूस होती है। दर्द से सुहानी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो बुरी तरह से सहम गई थी। इधर पद्मिनी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के साथ मुस्कुराहट थी, जैसे सुहानी को तकलीफ देकर उसे मजा आ रहा हो। सुहानी वहां से उठकर जाना चाहती थी लेकिन वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी एक शिकार है और पद्मिनी कोई शिकारी। जब पद्मिनी सुहानी के चोंच को अपनी उंगलियों से दबा रही थी तभी ऑफिस का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर पद्मिनी दरवाजे की तरफ देखती है। वहां एएसपी अर्नव सिंह और गोपाल खड़े थे। वो दोनों ही पद्मिनी और सुहानी को इस हालत में देख लेते हैं। दोनों के चेहरे पर इस वक्त हैरानी थी। अर्नव को समझने में देर नहीं लगती कि पद्मिनी सुहानी को टॉर्चर कर रही है। अर्नव को वहां देखकर पद्मिनी चेहरे पर बिना कोई भाव लिए पीछे हट जाती है। वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर कहती है, तुम मिस सुहानी, आई होप मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। सुहानी डर की वजह से अभी भी कुछ कह नहीं पा रही थी। अर्नव पद्मिनी की परमिशन लिए बिना ऑफिस के अंदर आ जाता है। गोपाल भी अर्नव के पीछे पीछे वहां आता है। गोपाल भी पद्मिनी को देखकर घबरा रहा था।
पद्मिनी अर्नव को अपने ऑफिस में देखकर कहती है, ASP अर्नव सिंह, वेलकम टू शिमला। अर्नव भी फेक स्माइल के साथ कहता है, तो आप मुझे जानती हैं? पद्मिनी कहती है, आपको कौन नहीं जानता, कल से हर न्यूज़ चैनल में आप ही ट्रेंड पर हैं। आप इतना बड़ा केस जो हैंडल कर रहे हैं। ये सुनकर अर्नव बस स्माइल कर देता है। पद्मिनी आगे कहती है, वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे और भी अच्छा लगता अगर आप डोर नॉक करके आते। अर्नव कहता है, थैंक यू मिस पद्मिनी, लेकिन मुझे नॉक करके आने की आदत नहीं है। पद्मिनी उसी अंदाज में अर्नव से कहती है, तो अब आदत डाल लीजिए। वो क्या है ना, बचपन में मुझे सिखाया गया था, ऐसे बिना परमिशन के किसी के रूम में आना इज अ बैड मैनर। अर्नव जवाब देता है, अगर मैं आज नॉक करके आता तो ये कैसे देख पाता कि इस कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। ये कहकर अर्नव सुहानी की तरफ सुहानी को देखता है, जो अभी भी कुर्सी पर घबराई हुई बैठी थी। अर्नव पद्मिनी को इग्नोर करके सुहानी से कहता है, मिस सुहानी आप यहाँ आइए। अर्नव के कहने पर सुहानी एक नज़र पद्मिनी को देखती है और फिर जाकर अर्नव के पास खड़ी हो जाती है। पद्मिनी से दूर जाकर सुहानी को कुछ बेटर फील होता है। सुहानी को इतना घबराया हुआ देखकर अर्नव को पद्मिनी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मौके की नज़ाकत को समझते हुए वो अभी शांत रहने का फैसला करता है। अर्नव अब सुहानी को पद्मिनी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अर्नव पद्मिनी से कहता है, मिस पद्मिनी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि पुराने रोड में होने वाले मर्डर केस में आपने मिस सुहानी शर्मा के खिलाफ पुलिस कंप्लेन क्यों किया? क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि इन मर्डर्स के पीछे इन्हीं का हाथ है? पद्मिनी घमंड भरी मुस्कान के साथ कहती है, ASP सिंह, पूरा कॉलेज जानता है, जब भी पुराने रोड पर कोई हादसा होता है तो सुहानी या तो वहां मौजूद होती है या फिर वहां से गुजरी होती है। पद्मिनी आगे कहती है, और कल जब निशा पर अटैक हुआ था तब भी सुहानी उस विशिंग वेल के आसपास ही थी। ये सुनते ही अर्नव पद्मिनी से कहता है, मिस पद्मिनी, आपको कैसे पता कि कल जब निशा पर अटैक हुआ था तब सुहानी विशिंग वेल के आसपास थी? क्या आपने उन्हें वहां देखा था? और अगर हाँ, तो आप विशिंग वेल के पास इतनी रात को क्या कर रही थी? अर्नव का सवाल सुनकर पद्मिनी खामोश रह जाती है। उसे एहसास होता है कि सुहानी को फंसाने की कोशिश में उसने अर्नव की शक की सुई अपनी तरफ कर ली है। पद्मिनी ऐसे खामोश देखकर अर्नव कहता है, मिस सिंघानिया, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। पद्मिनी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, ASP सिंह, मैंने बस अंदाजा लगाया था कि कल भी सुहानी पुराने रोड पर ही रही होगी, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी पर अटैक हुआ है सुहानी उसके आसपास देखी गई है। अर्नव अपना अगला सवाल करता है, मैंने तो सुना है कि पुराने रोड पर मर्डर्स पिछले कई सालों से हो रहे हैं और सुहानी को शिमला आए कुछ ही महीने हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इससे पहले हुए मर्डर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अर्नव पद्मिनी के रिएक्शंस को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। पद्मिनी भी अर्नव को गौर से देखते हुए उसे समझने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है, ASP सिंह, ये पता लगाना आपका काम है, न कि मेरा। अर्नव रिलैक्स होकर कहता है, ओके देन मिस सिंघानिया, मैं चलता हूँ। आई होप आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। पद्मिनी को अर्नव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहती है, ऑफ कोर्स। अर्नव सुहानी की तरफ देखकर कहता है, सुहानी, मुझे लगता है कि अब आपका यहाँ कोई काम नहीं है, तो चलें। ये कहकर अर्नव दरवाजे की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। अर्नव ने सुहानी के साथ पद्मिनी का बर्ताव देख लिया था, इसलिए वो सुहानी को फिर से पद्मिनी के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। सुहानी बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। सुहानी के पीछे अर्नव और गोपाल भी वहां से चले जाते हैं। ऑफिस से बाहर आकर अर्नव सुहानी से कहता है, सुहानी, आज 11 बजे आपको पुलिस स्टेशन आना था। सुहानी को याद आता है कि उसे आज पुलिस स्टेशन जाना था, लेकिन पद्मिनी से मिलने के चक्कर में ये बात उसके दिमाग से ही निकल गई थी। वो नर्वस होकर अर्नव से कहती है, वो सर, मैं बस वहीं जाने वाली थी। अर्नव सुहानी की घबराहट समझते हुए कहता है, ठीक है, आप कॉलेज के बाद पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दर्ज करवा सकती हैं। हम नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। सुहानी को परेशान देखकर अर्नव आगे कहता है, क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? सुहानी ना में अपना सर हिलाकर कहती है, नहीं। अर्नव अब तक समझ गया था कि इतनी आसानी से यहाँ कोई भी अपना मुंह खोलने वाला नहीं है। वो सुहानी से कहता है, अब आप अपने क्लास के लिए जा सकती हैं। सुहानी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद अर्नव और गोपाल भी वहां से निकल जाते हैं।
वो दोनों चलते हुए पार्किंग में अपनी कार के पास पहुंचते हैं। गोपाल अभी भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। अर्नव उसका कंफ्यूजन से भरा चेहरा देखकर कहता है, क्या बात है गोपाल, किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? गोपाल हड़बड़ाकर कहता है, कुछ नहीं सर। अर्नव अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, अब बता भी दो। मन की बात कह देनी चाहिए, उसे मन में ही रखकर क्या फायदा? गोपाल झिझकते हुए कहता है, सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि जब आप इंटेरोगेशन करते हैं तो बड़े से बड़ा मुजरिम सच कबूल कर लेता है। लेकिन जब से आप यहाँ आए हैं, आप तो लोगों से ज्यादा सवाल ही नहीं कर रहे हैं। अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, गोपाल इस वक्त यहाँ किसी से भी सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। गोपाल क्यूरियस होकर कहता है, क्यों सर? अर्नव कहता है, क्योंकि यहाँ कोई भी सच नहीं बोल रहा है। निशा, सुहानी, युवराज, पद्मिनी कोई भी नहीं। गोपाल हैरानी से अर्नव को देखकर कहता है, सर आपको कैसे पता कि ये सब झूठ बोल रहे हैं? अर्नव जवाब देता है, थोड़ा रुक जाओ, फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा। अर्नव की बात पूरी होते ही उसे पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है, क्या पता चल जाएगा? S.P. सिंह। वो आवाज सुनकर अर्नव के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो और गोपाल दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां युवराज खड़ा था। युवराज अर्नव के पास आता है और कहता है, आप यहाँ? अर्नव हल्की स्माइल के साथ कहता है, हाँ अब तो यहाँ आना लगा ही रहेगा। युवराज कहता है, आई होप आपका ये इन्वेस्टिगेशन हमारे स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अर्नव युवराज से कहता है, लगता है आप लोग अपने स्टूडेंट्स का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। युवराज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, क्या आपको कोई शक है? अर्नव अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहता है, शक तो मुझे है। अर्नव का जवाब सुनकर युवराज की आंखें गहरी हो जाती है। वो कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। अर्नव एक गहरी सांस लेकर कहता है, वैसे आपको देखकर लगता है कि आपको अपने स्टूडेंट्स की कुछ ज्यादा ही फिक्र है, लेकिन कॉलेज की एक और ट्रस्टी मिस पद्मिनी सिंघनिया के बारे में मेरी राय कुछ अलग है। अब युवराज का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। वो थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? अर्नव कहता है, मैंने आज मिस पद्मिनी सिंघनिया को एक स्टूडेंट के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से बर्ताव करते देखा है। ये कहकर अर्नव अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। युवराज अब तक समझ गया था कि पद्मिनी के आज कुछ तो गलत किया है। वो अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है और कहता है, आज पद्मिनी के ऑफिस में कौन कौन गया था? फोन से आवाज आती है, सर बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी बताता हूँ। युवराज फोन कट कर देता है। 2 मिनट बाद युवराज का फोन फिर से बजता है। युवराज कॉल रिसीव करके कहता है, हम। फोन से एक लड़के की आवाज आती है, सर आज सिर्फ 2 लोग पद्मिनी मैम से मिलने आए थे, A.S.P. अर्नव सिंह और सुहानी शर्मा। सुहानी का नाम सुनते ही युवराज की पकड़ अपने फोन पर और मजबूत हो जाती है और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। इधर सुहानी अपने ख्यालों की खोई हुई गार्डन की तरफ बढ़ रही थी। डर और परेशानी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। इस ठंड में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था। सुहानी बार बार बस यही सोच रही थी कि आखिर पद्मिनी ने उसे युवराज से दूर रहने के लिए क्यों कहा। सुहानी अपनी सोच में इतनी डूबी हुई थी कि उसे अपने आसपास के लोगों का भी होश नहीं था। युवराज भी कॉलेज में सुहानी को ही ढूंढ रहा था। वो सुहानी को गार्डन की तरफ बढ़ते देख युवराज उसकी तरफ बढ़ता है। कुछ ही देर में युवराज सुहानी के सामने आ जाता है, लेकिन सुहानी युवराज को नोटिस ही नहीं करती और आगे निकल जाती है। युवराज समझ जाता है कि सुहानी के इस बर्ताव की वजह पद्मिनी है। सुहानी चलते हुए आगे बढ़ गई थी। युवराज उसके पास जाकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। जब सुहानी को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है तो वो घबराकर झटके से पीछे मुड़ती है। अपने सामने युवराज को देखकर सुहानी थोड़ा शांत होती है। युवराज सुहानी के चेहरे पर डर और घबराहट नोटिस कर लेता है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सुहानी को देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही हो? सुहानी खुद को संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं बस चौंक गई थी। युवराज सुहानी से आज के बारे में पूछना चाहता था। वो जानना चाहता था कि सुहानी ठीक तो है ना। युवराज सुहानी से कुछ कहने ही वाला था, तभी सुहानी का फोन बजता है। सुहानी अपने बैग से मोबाइल निकालकर देखती है। स्क्रीन पर निशा का नाम फ्लैश हो रहा था। वो कॉल आंसर करती है। सुहानी के फोन उठाते ही सामने से निशा की एक्साइटमेंट से भरी आवाज आती है, सुहानी, गेस व्हाट, मैंने उस लेडी के बारे में पता लगा लिया। किस लेडी के बारे में? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है।
निशा जवाब देती है, अरे भुलक्कड़, आज सुबह जिसके बारे में युवराज सर ने बताया था ना, कुछ सालों पहले जिस लेडी को उस साय ने पोजेस कर लिया था, वही लेडी। सुहानी को याद आता है कि निशा किसके बारे में बात कर रही है। आज पद्मिनी सिंघानिया के ऑफिस में जो कुछ भी हुआ था उससे सुहानी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। उसे ये याद ही नहीं था कि वो उस साय के एक और विक्टिम को ढूंढ रही है। सुहानी निशा से कहती है, ठीक है, मैं आती हूँ, हम साथ में वहाँ चलेंगे। निशा उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, सुहानी, तुझे वहाँ मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। सुहानी निशा से पूछती है, लेकिन क्यों? तू मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहती? निशा कहती है, मैं उनके घर गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे भगा दिया। सुहानी हैरानी से कहती है, भगा दिया? लेकिन क्यों? निशा शर्मिंदगी के साथ कहती है, एक्चुअली जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं एक्साइटेड होकर उनके घर ही चली गई। सोचा सब कुछ पता करके तुझे सरप्राइज दूंगी। लेकिन ये कहकर निशा रुक जाती है। लेकिन क्या निशा? सुहानी कहती है। निशा शर्मिंदगी के साथ आगे कहती है, वो जब मैंने उनके डोर पर नॉक किया और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनको देखकर मैं एक्साइटेड हो गई। मैंने उस लेडी से पूछ लिया, आंटी क्या आप वही हैं जिनको वो पुराने रोड वाला भूत चढ़ता था? ये सुनकर वो गुस्सा हो गई और मुझे वहां से भगा दिया। मैंने कई बार उनसे फिर से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उन्हें फिर वे परेशान किया तो वो पुलिस को बुला लेंगे। निशा की बातें सुनकर सुहानी अपना सर पकड़ लेती है। वो चिढ़कर निशा से कहती है, निशा तू पागल है क्या? ऐसे कौन करता है? निशा उदास होकर कहती है, सॉरी यार, पता नहीं क्यों हर बार मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। अब गड़बड़ तो हो गई है ना, प्लीज तू संभाल ले। सुहानी खुद को शांत करते हुए कहती है, ठीक है, मैं वहां जा रही हूँ। निशा फौरन कहती है, मैं तुझे उनका एड्रेस भेज रही हूँ, तू भी ट्राई कर ले, क्या पता तेरा जैकपॉट लग जाए। ये कहकर निशा कॉल कट कर देती है और अगले ही पल सुहानी के मोबाइल में वो एड्रेस आ जाता है। युवराज तब से सुहानी के पास खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। युवराज की हियरिंग कैपेबिलिटी किसी नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा थी। वो धीमी से धीमी आवाज साफ साफ सुन सकता था। वैसे तो युवराज ने उन दोनों की बातें साफ सुन ली थी, लेकिन सुहानी के फोन कट करते ही वो सुहानी से कहता है, क्या हुआ? सुहानी युवराज के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, आज सुबह आपने जिस इंसिडेंट के बारे में बताया था उसके विक्टिम का एड्रेस मिल गया, मुझे वहां जाना होगा। युवराज फौरन कहता है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। सुहानी कहती है, नहीं युवराज सर, मैं चली जाऊंगी। युवराज अभी सुहानी से बहस करने के मूड में नहीं था। वो बस वहां से चला जाता है और थोड़ी ही देर में अपनी कार सुहानी के सामने खड़ी कर देता है। सुहानी युवराज का इशारा समझ जाती है कि वो उसे अपने कार में बैठने के लिए कह रहा है। सुहानी जानती थी कि इस वक्त युवराज दीवान से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप कार में बैठ जाती है। युवराज सुहानी से एड्रेस पूछता है और सुहानी उसे वो एड्रेस बता देती है। वो एड्रेस शहर से बाहर का था। युवराज अपनी कार आगे बढ़ा देता है। युवराज खामोशी से अपनी कार चला रहा था और सुहानी उसके पास बैठी कुछ सोच रही थी। सुहानी अभी भी पद्मिनी के आज की हरकत के बारे में सोच में रही थी। युवराज ड्राइव करते हुए बीच बीच में सुहानी को देख रहा था। वो जानता था कि सुहानी के चेहरे पर इस डर की वजह कौन है। उसे रह रहकर पद्मिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब युवराज से रहा नहीं जाता तो वो सुहानी से कहता है, आज कुछ हुआ है क्या? युवराज की आवाज़ सुनकर सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो युवराज से कहती है, आपने कुछ कहा? युवराज सामने देखते हुए कहता है, मैंने पूछा, आज कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान लग रही हो। सुहानी ना में अपना सर हिला देती। सुहानी के ऐसा करने से युवराज और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो आगे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर में वो एड्रेस आ जाता है जो निशा ने सुहानी को दिया था। वो किसी रमन मेहरा का घर था। उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद युवराज और सुहानी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। युवराज आगे बढ़कर उस घर का डोरबेल बजा देता है। कुछ देर तक दरवाजे पर इंतजार करने के बाद लगभग 50 साल का आदमी दरवाजा खोलता है और कहता है, जी कहिए, किससे काम है आपको? युवराज को खामोश देखकर सुहानी उस आदमी से कहती है, नमस्ते अंकल, मेरा नाम सुहानी शर्मा है, मैं सेंट थॉमस कॉलेज में पढ़ती हूँ और ये युवराज सर है। अंकल, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो आदमी कुछ देर तक उन दोनों को गौर से देखता है और फिर कहता है, ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। युवराज और सुहानी घर के अंदर आते हैं। वो आदमी उन्हें बैठने के लिए कहता है।
और खुद भी बैठकर सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर बाद अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाने वाला हूँ। आप लोग जल्दी बताओ कि मुझसे क्या काम है। सुहानी उनसे कहती है, जी अंकल, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमें बस आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना था? वो आदमी सुहानी से कहता है। सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, अंकल, हमारी एक फ्रेंड है सना, हमें लगता है कि उसे उस साय ने पोजेस कर लिया है। हम उसे बचाना चाहते हैं। हमने सुना है आज से कुछ साल पहले भी ऐसा हो चुका है, क्या यह आपके साथ हुआ था? रमन मेहरा कहते हैं, नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सुनकर सुहानी का चेहरा उतर जाता है। वो उदासी से युवराज को देखने लगती है, मानो ये कह रही हो कि यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। सुहानी युवराज को वहां से चलने के लिए कहने ही वाली थी, तभी रमन कहते हैं, जिसके साथ ये सब हुआ था वो मेरी वाइफ है।